आज सेशन का दिन है, 10,000 निफ्टी ने लगा दिया और साथ ही साथ आज मार्केट के अंदर इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हम एक जंक्शन यानी कि एक पड़ाव पर आ चुके हैं। ये पड़ाव नोटबंदी के बाद का था, ये पड़ाव मार्केट्स के अंदर अच्छी वैल्यूएशन के लेकर था। ये एफआईज डीआईज दोनों का भले ही थोड़ा बहुत मिला जुला रहा हो, लेकिन ये डीआईज की जीत का है। और अब इन लेवल्स पर अब ये सोचने की भी बात हो गई है कि अब हमको करना क्या है। या 10,000 के ऊपर बाजार अभी और टिकेगा या फिर यहीं से बाजार अपने पड़ाव को पूरा करके थोड़ा रुकना चाहेगा, थोड़ा कमज़ोर होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेगा, ये समझने की बात होगी। हालांकि आज अभी तक मार्केट ने किसी तरह का कोई बड़ा रिस्पांस एक बार 10,000 लगाने के बाद नहीं दिया, बाजार रेंज में आके रुक गया है। हालांकि ये हफ्ता अपने एक्सपायरी का है, एक्सपायरी का इफेक्ट लग रहा है कि कल और आज दोनों दिन मिलकर अब तक पूरा हो चुका है। अब शायद अगला 1.5 से पौने 2 दिन बाजार के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा मूव ना दिखे, आपको डेरिवेटिव एक्सपायरी थोड़ी फीकी लगती हुई दिख सकती है। सेंसेक्स में करीब 40 अंकों की बढ़त, आज इंडेक्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें कुछ बैंकिंग है, इन्हीं के अंदर हमको ज़्यादा अच्छा एक मूव आते हुए दिखा। फार्मा, आईटी, ऑटो आज ऊपरी स्तरों से थोड़े कमज़ोर हुए हैं क्योंकि ये समय कॉर्पोरेट रडार का है। आज 10,000 की थीम के अंदर हम कॉर्पोरेट रडार के अंदर उस ऐसे ग्रुप की बात करेंगे जहां पर हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न आते हुए दिखा है। चाहे हम 8,000 से 10,000 का लेवल देखें या फिर 9,000 से 10,000 के लेवल पे आके देखेंगे, आपको इंडिया बुल्स के शेयर ज़रूर चलते हुए दिखेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जहां पर इस बार के जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उनसे हम बातचीत करके हम समझेंगे कि कैसे आगे की रणनीति वो रखते हैं, क्योंकि अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ही ये तय हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ और मोमेंटम बचता है या फिर अभी नहीं बचता। फिलहाल मैं एक बार इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स आपको बता देता हूँ। ये करीब 25% इनके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 788 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। आय में भी हमको इजाफा आते हुए दिखा है और जिनका डिस्पर्जल है यानी कि लोन जो बांटते हैं उसमें भी 29% के आसपास की ग्रोथ आती हुई दिखी है। 25% की ग्रोथ इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में आते हुए दिखी है। तो ये सब आंकड़े आपके सामने हैं। थोड़ी देर में मैनेजमेंट हमारे साथ होंगी, हम डेप्यूटी एमडी मिस्टर अश्विनी हुड्डा से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस समय करना क्या है। ये नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन क्योंकि इस समय जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि मार्केट के अंदर इस समय बहुत अहम है आपको करना क्या है, इसलिए बड़ी राय बड़े जानकारों की तरफ से वल्लभ बंसाली, रमेश दमानी, आनंद राठी, खुद आनंद राठी से और साथ ही रशीद शाह क्या बोल रहे हैं इस समय मार्केट के अंदर, एक बार उनको पहले सुनते हैं। लिक्विडिटी भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड पैसा आ रहा है और ये आपने जो पॉजिटिव फैक्टर्स कहे वे भी हैं। तो ये जब दोनों साथ मिलते हैं, अभी तो अर्निंग्स ग्रोथ शुरू नहीं हुआ है, तो अर्निंग्स ग्रोथ भी शुरू हो जाए तो ये शराब जरा ज्यादा मादक हो सकती है। इसलिए अभी तक तो ठीक है, लेकिन कॉशियस जरूर रहना चाहिए। और अभी बड़े आईपीओज नहीं आए हैं मार्केट के अंदर, ये लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए बड़े आईपीओज की जरूरत है। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े क्यूआईपी आंख झपकते हो जाते हैं, चाहे एसबीआई का हुआ कि यस बैंक का हुआ, तो हजारों करोड़ हैं मार्केट से चले गए और मार्केट ने मचक भी नहीं दी। तो वो ये आईपीओज हो जाना अच्छी बात है। जहां अभी तक का सवाल है, मुझे ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं कि बुल मार्केट हैज स्टॉप्ड आउट। तो बुल मार्केट प्रॉब्ली इन माय बेस्ट ओपिनियन हैज many years to go perhaps and many more new milestones to conquer, so we just have to sit back and wait it. I don't ये चीज मेरे हिसाब से गलत होती है टू प्रिडिक्ट द टॉप ऑफ द मार्केट, क्योंकि कोई नहीं जानता है जब 92 में बाजार चालू हुआ था 800 से कि 4500 में जाके रुकेगा या 2004 की बुल मार्केट में 21,000 में जाके सेंसेक्स रुकेगा। ये पहले नहीं मालूम पड़ता है, बाद में ही मालूम पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो इंग्रेडिएंट्स जो फायर बुल मार्केट का शुरू हुआ था 2013 में वो अभी भी मौजूद है। डेफिनेटली मार्केट में अपस्विंग जारी है और उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो लिक्विडिटी काफ़ी चेज कर रही है, पैसा बहुत आ रहा है। आज दूसरी एसेट क्लासेज में जो है अट्रैक्टिवनेस कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, इसलिए जो पैसा पहले रियल एस्टेट, गोल्ड में जाता था या डेट में जाता था, परंतु वहाँ भी ब्याज की दरें कम होती जा रही है, तो बहुत पैसा मार्केट में आ रहा है। एक मुख्य कारण यह है। दूसरा कारण ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सुधरती नज़र आ रही है। आगे नज़र आ रहा है कि जो सरकार ने वेरियस रिफॉर्म्स किए हैं और जो करने वाली हैं उससे देश में के विकास में बहुत फ़ायदा होने वाला, और इसका ये मानना है कि उसके कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेंगी और इसलिए मार्केट जो है उस एंटीसिपेशन में तेज़ी दिखा रहा है। 2019 तक जो मार्केट की ग्रोथ होगी वो एक ही जो
जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ होगी उसके हिसाब से डिटरमिन होगी। उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर 13-14% है तो मार्केट आपको आइदर 10-12% देगा या 18-20% देगा, बट उसके ही आसपास होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो भी मार्केट की ग्रोथ है वो 100% कॉर्पोरेट अर्निंग्स के साथ लिंक है। हमारा मानना है कि आने दो साल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स 13-14% की ग्रोथ होनी चाहिए, और अभी जीएसटी एंड इंटरेस्ट रेट जो नीचे आ रहे हैं ये सब लेके होपफुली कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ ये रेंज में रहेगी 13-14% के आसपास, और मार्केट का रिटर्न भी इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो चारों बड़े एक्सपर्ट से जो हमने बातचीत की ना, उससे दो चीज़ें बिल्कुल साफ समझ में आई हैं। पहला तो बाजार के अंदर जो तेज़ी है, जो रिदम है, ये शायद कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सावधानी आपको बढ़ानी है। ये हो सकता है किसी गिरावट के साथ तेज़ी आए, लेकिन बाजार अभी भी बुल फेस से बाहर नहीं निकला है, ये कम से कम तय है 10,000 के लेवल लगने के बाद भी। लेकिन ये तो बड़े एक्सपर्ट्स का व्यू था, ग्राउंड चेक लेने की कोशिश भी हमने की है। हम सीधा डीलिंग रूम पहुंचे आज एंजल ब्रोकिंग के, और हमारे संवाददाता सिल्की सिंह ने उस पूरे डीलिंग रूम में ये ज़्यादा लेने की कोशिश की। जब 10,000 लग गया तो ब्रोकर्स की सोच क्या है, उनको जो फ़ोन कॉल्स आ रही हैं वो किस चीज़ के लिए आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो डीलिंग रूम के अंदर हो रही होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें सुनिए एक बार। 10,000 के हिस्टोरिक मार्क को क्रॉस कर लिया है, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के डीलिंग रूम में मिस्टर समीर चौहान हैं, जो बताएंगे कि किस तरह का एक्शन जो है वो डीलिंग रूम में देखने को मिल रहा है फिलहाल। नहीं, ऑब्वियसली मार्केट में हमने एक 5 डिजिट का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया, और डे बाय डे हमने देखा है कि मार्केट में निफ्टी न्यू हाइज बनाते आ रहा है। सो वो एग्जिबरेंस था मार्केट में, और हम लोग ऑलरेडी वी वर प्रिपेयर फॉर इट कि 10,000 का निफ्टी का लेवल बहुत जल्दी में आएगा, और आज हमने ओपनिंग में ही देखा है। वहाँ से थोड़ी बहुत हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बट एक 10,000 मार्क अचीव करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था हमारे मार्केट के लिए। मच अवेटेड ये फिगर था जो इंडेक्स काफ़ी सालों से देख रहा था, और फाइनली ये अचीव हो गया। सो डीलिंग रूम में ऑब्वियसली सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हमारे मार्केट ने अचीव किया हुआ। जी, ऑफ कोर्स ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, लेकिन क्या क्या की ड्राइवर्स हैं जो कि मार्केट्स को इस लेवल तक लेकर आए हैं? देखिए, ऑब्वियसली ग्लोबल फ्रंट पे हमने देखा है कि अच्छी खासी रैली देखी है। नो नेगेटिव न्यूज़ इज़ एज गुड एज पॉजिटिव फॉर आवर मार्केट, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। बट ऑन दी डोमेस्टिक फ्रंट आप देखें तो अच्छे खासे हमने स्टॉक्स में जो रिजल्ट्स देखे हैं, अच्छे खासे रिलायंस देखे, बाद में HDFC बैंक देखे, उन्होंने अच्छे खासे रिजल्ट्स पोस्ट किए हुए, तो वो अर्निंग्स के चलते भी हमने वो स्टॉक्स में अच्छी रैली देखी है, और वो एक मेजर ड्राइवर्स है हमारे इंडेक्स के लिए, तो उसके चलते हमने एक अच्छी खासी सर्ज देखी है। और इम्पॉर्टेंटली अभी जो RBI मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है ऑन 2 अगस्त, तो उसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि RBI एक रेट कट दे सकता है, तो उसके चलते मार्केट के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थे, और हमने एक अच्छा खासा रैली मार्केट में देखा। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप चीफ एनालिस्ट हैं टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के, तो किस तरह के ट्रेंड्स वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कितना सस्टेनेबल है ये ट्रेंड? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से हमने मार्केट में 7893 का जो लो मारा था दिसंबर 2016 में, तब से हमने एक रिलेंटलेस रैली देखी है 2100 पॉइंट्स की विदाउट एनी मेजर करेक्शन, और ये बहुत बड़ी बात होती है एक बेंचमार्क इंडेक्स के लिए। बट आप थोड़ा अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, सो मीडियम टू लॉन्गर पर्सपेक्टिव ये बुल रन और कंटिन्यू रहेगा, और हमारा मानना है निफ्टी नए हाइज बनाते जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम नाउ। मार्केट में एक अच्छी रैली आई है, और हर एक मार्केट आपने देखा है कि अप्स एंड डाउन्स से जाता है, सो वी वुड एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ ब्रीदर। मेजर करेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं करें, बट एटलीस्ट इंडेक्स में आने वाले कुछ मंथ्स में एक टाइम वाइज एज वेल एज प्राइम वाइज करेक्शन हो सकता है, जिसमें हम 600-700 पॉइंट का एक निफ्टी में स्लाइड देख सकते हैं, बट विच वुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो डीलिंग रूम का चेक भी देखा आपने, और शोर शराबे से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 10,000 किस तरह से आप पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। खैर, सभी चौहान पूरी और डिटेल से हमको बता रहे थे। आप साथ ही मेरे साथ अमीशा वोरा भी जुड़ चुके हैं प्रभुदास लीलाधर से। अमीशा, शुक्रिया समय देने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई 10,000 की निफ्टी के छूने की। और कुछ दिन पहले आपसे बातचीत हो रही थी, आप भी कह रहे थे कि हम मार्केट के अंदर बुल फेस है, ये आगे भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सावधानी है। अब तो मैम 10,000 भी लग गया, अब आगे क्या, 10,000 के ऊपर या फिर 10,000 पे रुक जाएंगे हम? आपको और सभी व्यूअर्स को भी निफ्टी को 10,000 टच करने की बहुत बहुत बधाई। हाँ, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये लेवल पर थोड़ा मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए कॉशन रखना चाहिए। अच्छा। एंड अच्छे मौके की तलाश में रहना चाहिए कि जब जरा ज्यादा अग्रेसिवली अक्यूमुलेट या बाय कर सके। बट ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस इंडिया स्टोरी
अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो आज 10,000 पे खड़े होकर हमेशा हम ये कह सकते हैं कि 11,000 की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम? पहले 11,000 की तरफ जा रहे हैं कि पहले 9,500 की तरफ जा रहे हैं, वो एक क्रूशियल क्वेश्चन रहता है फॉर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म प्लेयर्स इन द मार्केट। ओवरऑल हम 11,000 की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं, बट प्रोबेबिलिटी किस तरफ का ज्यादा है, तो मुझे लगता है शायद प्रोबेबिलिटी पहले 9,500 का ज्यादा है, उसके बाद 11,000 का पड़ेगा। ठीक है, ये आपने बेहतर बात बताई, थोड़ी हमको और क्लैरिटी हुई है कि हम 11,000 की तरफ जाएंगे तो सही है, लेकिन एक बार पहले हो सकता है थोड़ा सा दबाव मार्केट के अंदर आ जाए, ये 9500 तक ही होगा। काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है मेरे को इससे। अच्छा हमेशा एक और चीज़, आप अभी अपॉर्चुनिटीज़ की बात बोल रही थी कि अपॉर्चुनिटी आएंगी, अपॉर्चुनिटी कौन सी, ये अपॉर्चुनिटी कैसे आएंगी, किस जगह पर आएंगी? किस जगह पर आएंगी मतलब किस सेक्टर्स में आएंगी? मतलब आईटी में होंगी, फार्मा में होंगी, जो चला हुआ हाउसिंग है ये वापस टूटेगा, इसमें वापस अपॉर्चुनिटीज होंगी? ये जनरली कहना मुश्किल है कि ये लेवल जो भी 10,000 का है, यहाँ से कोई रिस्पेक्टेबल रिटर्न 20-25%, 30% पर एनम बनाने के लिए जो भी पोर्टफोलियो बनाएंगे 20-25 स्टॉक का, वो एक सेक्टर के बेसिस पे नहीं होने वाला है। उसमें स्टॉक पिकिंग करना पड़ेगा और वो स्टॉक को राइड करना पड़ेगा। कि निफ्टी एक साल में 12,500-12,000 हो जाएगी, वो कहना शायद डिफिकल्ट है। बट ये मूड अगर 9,500-9,000 और 10,000-11,000 का बीच का रहा, तो फिर भी स्टॉक्स होंगे जिसको राइड करके हमें 25% प्लस का रिटर्न मिल सके। तो मुझे लगता है ये सेक्टोरियल बायस उतना नहीं रख सकते हैं, जहां पर विजिबिलिटी ज्यादा है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड नंबर ज्यादा है अक्रॉस ऑल, उसमें से पिक करके एक 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनेगा। हमेशा में 4 शेयर बॉटम्स अप रादर देन टॉप डाउन। मैं 4 शेयर आपके सामने रखता हूं जिन्होंने बाजार को भी चलाया, क्या यही 4 शेयर आगे भी बाजार को चलाएंगे? पहला रिलायंस, दूसरा आईटीसी और 2 शेयर एचडीएफसी के, एचडीएफसी लिमिटेड और एक एचडीएफसी बैंक। मुझे रिलायंस और एचडीएफसी मेन में लगता है कि लीडरशिप विल कंटिन्यू। ठीक है, रिलायंस और एचडीएफसी में आपको लग रहा है लीडरशिप आगे बरकरार रह सकती है। अच्छा, फार्मा और आईटी का क्या होगा? इस पूरी रैली में उनका जश्न थोड़ा सा कम था। मुझे लगता है एट सम पॉइंट sooner than later pharma will start bottoming out and it will start participating gradually in the rally. I wouldn't say full-fledged or take leadership. No, I think for quite some time pharma may not take leadership, but it will start participating in some time in the rallies from now on. अच्छा, बैंक्स में क्या करना है? हमेशा हमको 10,000 के लेवल पे आ चुके हैं, लेकिन बैंकिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे ऊपरी स्तरों पर अभी नहीं पहुंचा है, हमारे लेवल्स पे नहीं पहुंचा है। बैंक में कॉन्फिडेंस रखेंगी आप? बैंक्स में मैं ओवर नेक्स्ट 12 मंथ के व्यू से डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हूँ, पर अभी भी शायद ये एक क्वार्टर म्यूटेड और साइडवेज रह सकता है। ठीक है, हमेशा शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण राय हमको देने के लिए। इस बीच में साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं, मधुसूदन केला। मधु, शुक्रिया आपका वेल्थ बिजनेस को समय देने के लिए और आपका बहुत बहुत बधाई हो। आपसे हमको लगातार गाइडेंस मिलती रही, हमने आपको हर मौके पर पूछा, आपसे सवाल पूछे और आपने हमेशा ये कहा कि बाजार बुलिश है, बाजार में विश्वास रखिए। ये आपको और दर्शकों की तरफ से मैं आपको बधाई दे देता हूं, क्योंकि आपकी बात सुन के जिन दर्शकों ने पैसा लगाया बाजार में वो आज अच्छे रिटर्न से बैठे हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूं 10,000 की भी। अब आगे क्या होगा मधु? बहुत बड़ी खुशी का माहौल है, बड़ी खुशी का कारण है कि हम अपना कन्विक्शन इंडिया और इंडिया स्टोरी के ऊपर बना के रख सके। वो कन्विक्शन को हिलाने के बड़े सारे बहाने थे ऑन द वे, बट वही बात है कि जो कन्विंस रह पाया इस मार्केट में, तो क्या है, वो बुल के ऊपर से एक बार उतर गए ना, तो बुल के ऊपर भी वापस चलना बहुत कठिनाई का काम है। तो बेसिकली जो वो कन्विक्शन बना के लार्जर स्टोरी इंडिया में रह गया, पैसा रियल उसी का बना है। अच्छा, मुझे लगता है कि देखिए फ्रॉम इंडिया स्टोरी पर्सपेक्टिव अगर आप मुझे पूछिएगा तो मैं फिर अपना वो एक फेवरेट डायलॉग रिपोर्ट वापस रिपीट करूंगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे तो मुझे लगता है फ्रॉम अ 5-10 ईयर पर्सपेक्टिव
इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी भी प्रॉपरली इंटैक्ट है। एट द सेम टाइम वी मस्ट एक्नॉलेज कि बहुत पैसा बना है लास्ट 3-4 साल में, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में। सेलेक्ट पॉकेट्स में कहीं भी फ्रॉड भी होगा। तो जो अब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मेरी सलाह एक ही है कि एक तो आप लास्ट 3-4 साल के रिटर्न को देख के वो उम्मीद के साथ मत आइए मार्केट में। ये जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न वापस एक्स्ट्रापोलेट होंगे। ये बैंक डिपॉजिट तो है नहीं, ये तो इक्विटी है। तो यहाँ पे थोड़ा कभी अगर आप उस उम्मीद के साथ आ रहे हो तो कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। पर अगर आपको इक्विटी एज एसेट क्लास में पैसा लगाना है और आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है और अगर आपका टाइम फ्रेम 3-5 साल है, तो अभी भी इक्विटी में पैसा बनना काफी बाकी है। ठीक है, ये इक्विटी में अगर पैसा बनेगा तो मधु ये बनेगा कहाँ से? पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी ना, आप कह रहे थे कि कंज्यूमर कुछ कंजम्पशन वाली थीम बाजार के अंदर लीडरशिप लेंगी, वो दिखा भी हमको। आईटीसी एचयूएल के अंदर दिख गया। अभी ये लीडरशिप उन्हीं के हाथ में रहने वाली है, फिर चेंज ऑफ स्टांस होगा? लीडरशिप मुझे क्या लगता है, देखिए बड़ा ना, एक बड़ी बात जो है, काफी सारा वेल्थ डिस्ट्रक्ट भी होने वाला है और काफी सारा वेल्थ बनने वाला भी है। नाउ वी आर टॉकिंग अगेन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। अभी आप देखिए जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कर रही है बहुत सारी चीजों को, तो बहुत सारे जो मिडिलमैन है ना, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी कम हो रही है, बहुत सारे मिडिलमैन जा रहे हैं और नए नए धंधे, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं। तो द होल पॉइंट इज कि अगर आपको थोड़ा अहेड ऑफ कर्व रहना है ना मार्केट में, तो जहां टेक्नोलॉजी में डिसरप्शन हो रहा है और जो कंपनी डिसरप्ट कर रही है, उन कंपनियों में मुझे लगता है अभी भी बहुत पैसा बनेगा। जब फॉर इंस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, जैसे आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, अभी कोई बात ही नहीं करता है, पर हो सकता है 2 साल के अंदर वो रियलिटी हो जाए। जब अपन ने लास्ट टाइम बात करी तो अपन ने रियल एस्टेट की बात करी, उस समय तो बड़ा ग्लूम था, पर आप देखिए सब शेयर 3-3, 4-4 गुना हो गए, अच्छे शेयर। बिकॉज ये रेरा में जो चेंजेस आए हैं, उस हिसाब से ऑब्वियसली रियल एस्टेट सेक्टर में जो प्लेयर उमदा हैं और जो जिनकी खुद की साख है, बैलेंस शीट है, वो प्लेयर्स अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है रादर देन गोइंग बाय वन सेक्टर ना, आपको इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल थीम पकड़ के उसमें लीडर कौन है ना, वहां पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है मधु, ये लीडरशिप क्या बोल रहे थे ना बात अभी, तो रिलायंस आगे भी लीडर रहेगा, आईटीसी लीडर रहेगा? आई हैव बीन अ लोन बुल इन रिलायंस, बट मुझे लगता है कि अभी उसमें काफी स्टोरी बाकी है। ठीक है, अच्छा ये अब एफएमसी इसमें फार्मा में कुछ खास चला नहीं क्या? इसमें कोई ऐसा शेयर लग रहा है आपको जो चलेगा? मैं सेक्टर की बात नहीं कर रहा। फार्मा में भी लगता है भाई साहब, फार्मा और आईटी दोनों जगह लगता है। पर हो सकता है इसमें ना, ये जब कॉन्ट्रेरियन आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा पीरियड होता है 2-4-6 महीना, 1 साल कभी पैसा ना भी बने, अगर आपने अच्छा शेयर भी लिया है तो वो तैयारी रख के अगर आप लेंगे सेलेक्ट शेयर फार्मा के भी और सेलेक्ट शेयर आईटी के भी, तो पैसा जरूर बनेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मधु, ये सरकार ना बहुत रिफॉर्म्स कर रही है, ये रिफॉर्म्स में कुछ आपको समझ में आ रहा है कि किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है? नहीं, पूरे ही रिफॉर्म में समझ में आ रहे हैं। अब आप देखिए जीएसटी में भी बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड प्ले है, उसमें जीएसटी में भी बड़ा काम होगा। हो सकता है 1-2 क्वार्टर लोगों को सेटल होने में लग जाए, 1-2 क्वार्टर समझने में लग जाए। पर एक बार ही वो मूव तो पक्की है कि काफी जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड शेयर का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, जो भी कोई इंडस्ट्री में, वहां पे इट इज गोइंग टू शिफ्ट ग्रेजुअली टू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। और सरकार के लिए तो सबसे बड़ा ही कदम है। तो मुझे क्या लगता है ना कि लोग इस गवर्नमेंट को कितना ही बोल दें, कुछ बिजनेसमैन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मार्केट ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है। तो इवन दो वैल्यूएशंस आर स्लाइटली हायर, बट द फैक्ट दैट निफ्टी इज एट 10,000, द मार्केट वर्डिक्ट इज वेरी क्लियर दैट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग अ फैबुलस जॉब ऑन द होल। ठीक है, ये खैर आगे भी रह सकता है, हम भी उम्मीद करते हैं। अच्छा मधु, एक और चीज है, ये बैंकिंग पे ना इस बार पूरी तरह से ट्रस्ट जनरेट हो नहीं रहा, बार बार ऊपर नीचे बहुत होता है। ये सरकारी बैंक पे आपका कुछ व्यू है क्या? यहाँ पे आपका व्यू, आप क्या सोच रखते हैं? मुझे लगता है आपको ना सिलेक्ट लार्ज कैप में रहना चाहिए बैंकों में। अच्छा। जहाँ पे लीडरशिप है, जहाँ पे बैलेंस शीट अच्छी है ना, वहाँ पे अभी भी मुझे लगता है 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से काफी वैल्यू है। तो आई कैन टॉक स्पेसिफिक नाउ, तो प्लीज आप, मैं एक वो नॉर्मल जो डिस्क्लेमर है वो जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरी कोई सलाह के तो ऊपर नहीं जाना, आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करना। पर मुझे लगता है जैसे स्टेट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, फ्रॉम अ 3 ईयर पर्सपेक्टिव
इन सब नाम में अच्छा खासा एप्रिसिएशन होना चाहिए। खैर, अगर आप नहीं भी बोलते ना, कोई डिस्क्लेमर नहीं भी देते मधु, तो हम तो ऐसे खुद भी चला लेते। नहीं, वो तो हम कर ही देते। अच्छा मधु, एक दो चीजें मेरे को और समझनी है आपसे। अभी आप कह रहे थे ना कि बुल पे कोई बैठा नहीं, ये बुल थोड़ा नीचे भी होगा, बैठने का वापस मौका देगा? होगा, पक्का ही होगा, हमेशा ही होता है। अगर आप देखिए, जब भी ऐसा लगता है ना कि ये नहीं नीचे होगा, तभी ये नीचे होता है। तो मुझे हमेशा से आप देखिए, तो मार्केट में करेक्शन पार्ट ऑफ द मार्केट, और जब करेक्शन आते हैं तो लगता है वापस नहीं आएगा बुल फेज, और जब बुल फेज आता है तो लगता है वापस करेक्शन नहीं आएगा। आज अपने को नहीं पता है किस कारण से करेक्शन आएगा, और करेक्शन कभी तो कोई आएगा ही मार्केट में। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा मधु, एक और चीज है, इस बार ना डीआईज ने ऐसा कमाल करके दिखाया कि एफआईज धूल चाटते रह गए, वो नहीं आए बाजार में, मौका उनके हाथ से चला गया। ये अगली बार भी ऐसी गलती करेंगे क्या? ये एफआईज आएंगे नहीं, डीआईज बाजार को चलाएगा? डीआईज का पैसा तो आने वाला है बॉस, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट नहीं है ना दोस्त। अगर आप देखो 5-6% में ब्याज में पैसा लग रहा है बैंकों में, पोस्ट टैक्स बेसिस पे क्या रिटर्न है? रियल एस्टेट में 4-5 साल से पैसा बना नहीं, गोल्ड में पैसा बनता नहीं है, फिक्स इनकम में पैसा बन नहीं रहा है। तो जो एब्सोल्यूट सेविंग है 15-16 लाख करोड़ की इंडिया की, वो कहीं तो जाना पड़ेगा ना। और मैं एक जो डिसेसिव चेंज देख रहा हूँ ना, कि अभी इक्विटी एक एक्सेप्टेबल एसेट क्लास होता जा रहा है नॉर्मल इंडियन के लिए। ये जो एसआईपी की बढ़ोतरी आई है म्यूचुअल फंड में, करीब 5,000 करोड़ रुपया महीने का एसआईपी आ रहा है, ये क्या है, पहले एक स्पेकुलेटिव क्लास के रूप में जाना जाता था, ये चलो ले लिया, बेच दिया, कुछ पैसे बन गए। अब ये एक स्टेबल एसेट क्लास बनता जा रहा है। अब मुझे लगता है उसमें इन्वेस्टर का काफी मैच्योरिटी आया है, तो एक बेस मिनिमम लेवल का पैसा डीआई से आता ही रहेगा मुझे लगता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सेलरेट होगा। अच्छा मधु, ये इंडिया में तो सब कुछ थोड़ा ठीक ही लग रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बाजार का रुख, सब कुछ। कोई प्रॉब्लम फॉरेन से तो नहीं आने वाली? पता लगे यूएस में कुछ हो गया, हमारी पिटाई हो गई, पता लगे चाइना में कुछ हो गया, हमको मुश्किल हो गई। मैं बोल रहा हूँ, वो प्रॉब्लम आज अपने को किसी को नहीं दिखती है, पर जो प्रॉब्लम आएगी वहीं से आएगी। तो ग्लोबल मार्केट में काफी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंसी है ना। मेरे करियर में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट का जीडीपी से ग्लोबल मार्केट का ज्यादा हो गया है। खैर, बात तो भी हायर देन द जीडीपी ग्लोबली। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेशंसी है ग्लोबल मार्केट्स में। अभी क्या इवेंट होगा ये बोल पाना बहुत डिफिकल्ट है, पर वहाँ पे भी जो वॉलेटिलिटी है इतनी कम हो गई है ना, तो मुझे भी लगता है वहाँ पे कोई इवेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट टेम्परेरी शॉर्ट टर्म तो इंडिया में होता ही है। खैर मधु, हम 2019 के इलेक्शन से तो खैर दूर हैं। आज राष्ट्रपति एक शपथ लेने वाले हैं, 14वें राष्ट्रपति हमको मिल जाएंगे। ये 2019 के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमको कौन से सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस होना है? अभी आप कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बता रहे थे कि जहाँ पे कैशलेस का बेनिफिट है। अपने वो फोकस होना है, थोड़ा कॉशियस रह के स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे काम करना है। अच्छा, जो बड़े सेक्टर हैं, कई हजारों लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसमें कोई नया वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे लगता है जो भी काम करूँ अभी, बिकॉज मार्केट पूरे रन अप हो गए, डोंट गो बाय द स्टोरी। स्पेसिफिकली मैं आपके दर्शकों को ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जो आईपीओ जो आ रहे हैं, जो 200 टाइम 300 टाइम जा रहे हैं ना, वहाँ पे डेफिनेटली कॉशन बख्तियार करें, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है। और जो भी कुछ आपको लेना है, आप अगर खुद समझ सकते हैं तो खुद समझिए, थोड़ा डिटेल में काम कीजिए। नहीं तो ऑब्वियसली इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है मधु, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज आपने बहुत बेहतर बात बताई और फिर से आपको बधाई हो, आपको फिर से बधाई हो। ठीक है, थैंक यू। तो बहुत अहम चीज़ें हमको समझ में आई। पहला तो आईपीओ मार्केट में आपको सतर्क रहना है, ये लास्ट में जाते जाते बात सामने आई, लेकिन ये सबसे अहम बात उन्होंने रखी है कि आपको आईपीओ मार्केट से सचेत होना। आज ही सालासर की लिस्टिंग हुई है, आज ही वो 150% ऊपर हुआ है, आज ही अपने आईपीओ रेट से आप समझे कि कितना ऊपर ये खुल के अच्छा निवेशकों को पैसा देके गया है। तो इस मार्केट में अब आपको आईपीओ पर सावधान रखनी है। दूसरा, टेक्नोलॉजी चेंजेस जो हो रही हैं उसका फ़ायदा उठाइए, खासकर जो टेक्नोलॉजी जैसे कैशलेस इकोनॉमी हो रही है, उससे जो जुड़ी हुई कंपनीज हैं वो चल सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई कंपनीज हैं,
इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, वो एक ऐसा सेगमेंट होगा जो चलेगा आगे चल के। आईटीसी में अभी भी पिक्चर बाकी है। आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों पे अभी भी काफ़ी बुलिश है। अमीषा भी काफ़ी बुलिश है रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी, जिनके पास लीडरशिप रह सकती है। और ग्लोबल संकेतों पे भी आपको ध्यान रखना है। ये हो सकता है भारत अपनी वजह से ना टूटे, लेकिन विदेश की वजह से कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ही होगा। बुल अभी जो बैठ गए तो ठीक, जो नहीं बैठे जब थोड़ा नीचे हो आप बैठ सकते हैं इस पे।